हेलो एवरीवन। आज हमारी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास है, ये DOLLB एंट्रेंस के लिए जो क्लास है, इसमें हमारा जो जनरल पार्ट था आज वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बचेंगे। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आप उसे चाहें तो रीड कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगी। बट आपको जो मेजर फोकस करना है वो आज की जो क्लास है इतना इससे यहाँ तक ही करना है। उससे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि DOLLB एंट्रेंस के रिगार्डिंग हम एक मॉक टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं जो हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, और इसके लिए आपके रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें 28, 9 और 30 इनके रिगार्डिंग 3 दिन अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इसकी पूरी डिटेल जल्दी ही आएगी, तो चैनल के साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे इसको एक तरह से हाफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हाफ कॉन्ट्रैक्ट कहो या तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट समझ सकते हो, ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट का इनिशियल स्टेज होता है ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का इनिशियल स्टेज नहीं होता। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से हो जाता है, ठीक है, उसके बाद इसकी कंडीशंस फुलफिल की जाती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई एसेंशियल नहीं होता, बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि कोई ऑफर, जनरली कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, तो ऐसा क्वासी में नहीं होता, और यहाँ पे लेकिन बाद में बन जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप मान लो शॉप पे खाने के लिए, आप शॉप पे कुछ लेने के लिए जाते हो, आपने रेट नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, आपने कुछ देखा और उसको उठा के खाना शुरू कर दिया, बाद में आप उसके लिए पे कर रहे हो, तो ये क्या होता है कि ये आपने क्या किया, ये आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे कि मान लो आपने देखा कि यहाँ पे पिज़्ज़ा कलर डिलीवर करने आया आपके घर पे, आपको पता था आपका पिज़्ज़ा नहीं है, उसकी ऑनलाइन पेमेंट हुई थी या नहीं हुई थी, मान लो नहीं हुई थी, लेकिन आपने पिज़्ज़ा लेके खोलते ही खाना शुरू कर दिया। फिर वो कहता है डिलीवरी बॉय, मान लो आपको कहेगा कि ये पिज़्ज़ा तो आपके लिए नहीं था, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिनमें बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा होता है तब आपकी इंटेंशन नहीं होती है। तो इसमें जो है सेक्शन 10 के इंग्रेडिएंट्स बाद में होते हैं, और इसके साथ यहाँ पे अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हुए इनिशियल स्टेज में, बट यहाँ पे जो पार्टी जब एंटर हो जाती हैं, एंटर होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है कि एक पर्सन जो है वो, उसको जनरली अलाउ नहीं होता कि वो क्या करेगा कि दूसरे पर्सन के लिए जो चीज़ है उसका खुद के लिए यूज़ करे। तो इसमें सबसे अच्छा एक एग्जांपल होता है फाइंडर ऑफ गुड्स का। फाइंडर ऑफ गुड्स में क्या होता है, हम इसे अभी थोड़े टाइम बाद समझेंगे, थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम कुछ टाइप्स देखते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहले इसमें जो है कि कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं, ठीक है, नेसेसरी चीज़ों की अगर सप्लाई हो रही है, अब वो किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को भी अगर नेसेसिटी की चीज़ों की सप्लाई हो रही है तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बुक्स डिलीवर होती हैं एक 15 साल के बच्चे को, तो एक शॉपकीपर 15 साल के बच्चे को बुक डिलीवर करता है, और यहाँ पे वो बुक्स मान लो उसकी 3-4 हज़ार की होती है या 2,000 की होती है। तो यहाँ पे बच्चे ने बुक मंगा ली, शॉपकीपर ने उसे दे दी, तो अब अगर वो बच्चा है मुकर जाए कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा क्योंकि मैं माइनर हूँ, तो ऐसे केसेस में वो डिफेंस नहीं ले सकता। तो ये एक तरह से एक्सेप्शन, कुछ नेसेसरीज होती हैं जहाँ पे इनकॉम्पिटेंट पर्सन भी जो है वो पे करने के लिए लायबल होता है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें ड्रंकन पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन जो है, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। मान लो कोई फुल्ली ड्रंक पर्सन है, वो और ज़्यादा जो है वो ड्रिंक लेने के लिए जाता है, तो अब वो ड्रिंक लेगा और वो पैसे देने से मना करे कि मैंने तो इतनी ज़्यादा पी है, मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ नेचर समझने के लिए। तो ऐसे में वो डिफेंस नहीं ले सकता कि मैं अनेबल हूँ सारे नेचर कॉन्सिक्वेंसेस समझने के लिए, मैं कैसे पे करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे डिफेंस नहीं ले सकता, इवन दो एक अनसाउंड माइंड पर्सन भी इस केस में डिफेंस नहीं ले सकता। तो इसके साथ ही यहाँ पे सेकेंड चीज़ अगर हम देखें तो वो चीज़ ये है कि पेमेंट जो है, आप क्या कर रहे हो, कोई इंटरेस्टेड पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है, ठीक है, कोई इंटरेस्टेड पर्सन है वो खुद ही पेमेंट कर रहा है, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग, जैसे एक पर्सन जो है वो ट्रीट देता है सबको, या आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल एक ही पर्सन पे करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट होते हैं जो पेमेंट के रिगार्डिंग होते हैं। तो यहाँ पे कई बार मिस्टेक से अगर पेमेंट हो गई है, तो इस तरह से गुड्स जो होते हैं कि मान लो आपसे गलती से पेमेंट हो गई है, तो आप क्या करते हो कि चल ठीक है पेमेंट वापस नहीं लेते, इसके बदले हम कुछ और ले लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स की अब हम बात करें तो इसमें जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ राइस बुक किए थे, ऑर्डर किए थे, ऑनलाइन अप्लाई किए थे, ऑर्डर किए थे, तो डिलीवरी बॉय क्या करता है, वो राइस किसी और के घर पे डिलीवर कर देता है आपको समझ के। तो जिसके घर पे वो राइस डिलीवर हुए हैं वो क्या करता है, उसमें से 2-3 kgs जो राइस होते हैं उसको यूज़ कर लेता है या रख लेता है या किसी भी तरह से उसको वहाँ से हटा देता है, कंज्यूम हो जाते हैं, और उसमें से आपके 10 kg राइस में से 7 kg बचते हैं। तो जब आपको पता चलता है कि आपके राइस यहाँ डिलीवर हुए हैं, तो जो गलत पर्सन था, यानी जिसको वो गुड्स मिले थे, वो पर्सन जो है वो 7 किलो रिटर्न करने के लिए और जो 3 kgs हैं उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब बाद में क्या हुआ कि जो दूसरा पर्सन था या तो वो सबकी पेमेंट करे या तो जितना उसने कंज्यूम कर लिया उसके लिए करे। तो उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस होती है वो सब कुछ कर लिया और बाद में उसकी कंसिडरेशन और पेमेंट वगैरह की। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो पेमेंट की जो है वो पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है इसमें मिस्टेक के थ्रू आया है या किसी और तरह से आया है तो वो सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हो, और इसके साथ ही यहाँ पे ये रेमेडीज़ दी हैं। लेकिन पहले मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगी कि जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जा सकता है, ब्रीच नहीं डिस्चार्ज किया जा सकता है। वो वाली स्लाइड यहाँ नहीं है मेंशन, आप उससे लिख लीजिएगा कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से आप कर सकते हो। तो हमने ऑफर को तो पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ऑफर के साथ साथ यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप पहले जो है वो परफॉर्मेंस देखिए, बाय परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्म आप नहीं करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ जैसे कि मान लो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया पेंटिंग के लिए और आपने पेंटिंग नहीं करी, आप उसके पैसे वापस कर दोगे, तो ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो गया। दूसरा इम्पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने बताया था कि जैसे चांद तारे तोड़ कर लाना हो गया, ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबिलिटी है। और मान लीजिए कि पहले कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन बाद में ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं, कुछ ऐसे सिक्वेंट हो जाते हैं, सब्सिक्वेंट हो जाते हैं कि आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इनिशियली तो पॉसिबल होता है, बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है, या कोई कोई इनिशियली लेवल से इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे ये है। इसके साथ आप ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी देख सकते हैं, इसी में आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट आप ये बना लीजिएगा परफॉर्मेंस के बेसिस पे। दूसरा पॉइंट आप जो बनाओगे इम्पॉसिबिलिटी वाला परफॉर्मेंस की, तो उसमें ही आप डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डाल सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिनेमा हॉल की बुकिंग हुई थी कल के इवेंट के लिए, लेकिन कल से पहले ही एक ऐसा अर्थक्वेक आता है, पूरा सिनेमा हॉल जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वहाँ पे कल कोई इवेंट हो सके। इसके बाद यहाँ पे आप थर्ड देखोगे, वो एग्रीमेंट के थ्रू भी होता है कि आप अपनी मर्जी से उसको ख़त्म कर रहे हो। तो एग्रीमेंट के थ्रू जब होता है तो यहाँ पे कुछ रेमेडीज अवेलेबल होती हैं जो भी हम बाद में देखेंगे। इसके साथ बाय लॉ समटाइम्स जो है कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो किसी के राइट्स जो हैं, जैसे आपने देखा होगा बैंक वगैरह मर्ज हो जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में भी हो सकता है। और जैसे कि यहाँ पे अगर नेक्स्ट आप ये देखिए लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम खत्म हो जाए, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपने किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने पे, जब अगर आप ब्रीच करते हो यानी कि आप इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते हो, या तो इंटेंशनली या तो अनइंटेंशनली, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रीच करने पे कुछ चीज़ें आपको, कुछ रेमेडीज़ मिलती हैं। कुछ रेमेडीज़ यहाँ पे मेंशन है, रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली रेमेडी है यहाँ पे रिक्सेशन। इसमें क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से तोड़ सकते हो, रिस्काइन कर सकते हो। ठीक है। और अगर इससे कोई बेनिफिट अराइज हुआ है तो आप उस बेनिफिट को भी क्या कर सकते हो, वो मांग सकते हो। और अगर कोई डैमेजेस या कंपनसेशन है तो इसके लिए भी आप यहाँ पे उस चीज़ के लिए मांग सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप एक मंथ दूध जो है पर्टिकुलर शॉप से लोगे, बट आप उसमें देख रहे हो कि इस दूध में तो मिलावट हो रही है, या जो भी है, कुछ ऐसा भी मीन्स कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हो। कंप्लेंट वगैरह का फर्दर प्रोसेस है वो नहीं, हमें फोकस करना है कि रिस्केशन किस तरह से हो सकता है। आप वहाँ से क्या कर सकते हो कि आप वहाँ से अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हो। अगर आपको कुछ डैमेजेस या कुछ लॉस है आप वो भी रिस्टोर कर सकते हो, तो आप अपने बाकी के पेमेंट भी वापस ले सकते हो।
इसके साथ यहाँ पे सू फॉर डैमेजेस के लिए आप सू कर सकते हो उसे। तो डैमेजेस यहाँ पे आपने देखा होगा कि टॉर्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में, टॉर्ट में यहाँ पे हमारे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं और इसके साथ ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। बट अगर हमारे डैमेजेस यहाँ पे अनलिक्विडेटेड भी हैं तो उनको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या अंतर होता है? जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं उसमें जो अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट में हम डैमेजेस को देख सकते हैं, बट अनलिक्विडेटेड में हम मनी अमाउंट में उसको कंसिडर नहीं कर सकते। अब इसके साथ यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू करना। तो इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि नहीं, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना है। ऐसे केसेस में जैसे कि मान लो आपको कोई लैंड खरीदनी है, पर्टिकुलर लैंड, तो आपने क्या करा, आपने कुछ एडवांस मनी दे दिया, लेकिन बाद में जो लैंडलॉर्ड था वो कहते हैं मैं अब अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करना चाहता, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा हूँ, तो मैंने पैसे ले लो। तो यहाँ पे आप ये क्लेम कर सकते हो, नहीं, जिस चीज़ के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैं उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहता हूँ, मैं अपनी एडवांस मनी रिटर्न नहीं चाहता, तो मुझे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। इसके साथ यहाँ पे 4th नंबर पे आपका आता है इंजंक्शन। इंजंक्शन लाइक क्या होता है कि एक डिक्री आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की पास करवा सकते हो। ये ऊपर वाले से रिलेट कर रहा है। ऑर्डर क्या करवा सकते हो, रिस्ट्रेन करने का, कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको परफॉर्म करो, और अगर ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो यहाँ पे उसको रिस्ट्रेन भी किया जा सकता है। इसके बाद है क्वांटम मेरिटम। तो क्वांटम मेरिट में क्या होता है कि जितना आपने अर्न किया है उसके रिगार्डिंग, आप जितना आपने काम किया है उतना ही आप अर्न करोगे, उससे ज़्यादा अर्न नहीं करोगे। जैसे कि मान लो एक कॉन्सर्ट में गाने के किसी सिंगर ने 1 हफ्ते के कॉन्सर्ट के पैसे लिए थे, पर नाइट जो है वो 5 लाख रुपए थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 रात तक तो वो गाता है, लेकिन 3rd डे जो क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वहीं ख़त्म करना पड़ता है, तो या वो खुद से मना कर देता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो 7 वीक का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 35 लाख का, तो वो 10 लाख अपने लेगा, 2 दिन जितने उसने काम किया है वैसे बाकी पैसे वापस कर देगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे क्वांटम मेरिट का फॉर्मूला यूज़ होता है। इसके साथ हम कुछ डैमेजेस के टाइप देखेंगे कि डैमेजेस के टाइप्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से टाइप का डैमेज है ये, या इसमें इस टाइप के ये जो डैमेज बताया गया है इसको आप किस में कंसिडर करोगे। तो यहाँ पे जो डैमेजेस को लेके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो उसमें डैमेजेस को लेके या लॉस के लिए कंपनसेशन को लेके सेक्शन 73 बात करता है। तो इसमें कुछ भी इन्फ्रिंजमेंट हुई हो या कुछ भी ऐसा चीज़ें हैं कंपनसेशन ब्रोकन के वजह से, उन सभी को इसमें कंपनसेशन के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस होते हैं, सिर्फ नाम के लिए डैमेजेस होते हैं, और इसमें कुछ एक्चुअली बंदा सफ़र नहीं करता लॉस। और इसमें क्या होती है, इसमें आप लीगल मैक्सिम लिख सकते हो, इंजेरियस इन डैमनम। तो इंजेरियस इन डैमनम में क्या होता है कि उसको लीगल राइट की क्या हो रही है, इंजरी हो रही है, बट एज सच इंजरी नहीं हो रही है। जैसे कि आपने अगर एचबी वर्सेस वाइल का केस आपने देखा होगा कि किसी पर्सन को वोट डालने से रोका जाता है, और वो पर्सन जिसको वोट डालना चाहता था वही पार्टी जीतती है, तो उसके वोट डालने के अधिकार का तो यहाँ पे वॉयलेशन होता है, बट एज सच उसको कोई डैमेजेस नहीं होते, तो ये नॉमिनल डैमेजेस में गिना जाता है। इसके साथ यहाँ पे कॉन्टेम्पियस डैमेजेस जो हैं वो बहुत ही छोटे डैमेजेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्राइफल एक्ट के लिए। तो जैसे कि आपको आपके नेबर के डॉग ने आपको बाइट कर लिया, तो ये इसके लिए क्या करोगे आप, इसमें आपको कौन से डैमेजेस मिलेंगे, कॉन्टेम्पियस डैमेजेस मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पे कंपनसेटरी डैमेजेस, कंपनसेटरी जो डैमेजेस होते हैं ये क्या होते हैं कि किस लिए होते हैं, कंपनसेट करना किस लिए। जैसे कि मेरा 5,000 का लॉस हुआ है किसी एक्ट की वजह से, सामने वाले पर्सन के किसी एक्ट की वजह से मेरा 5,000 का लॉस हुआ है, तो मैं उससे 5,000 रुपये लेकर रहूँगी। तो ये है, जैसे कि अगर मैं मतलब गाड़ी चला रही हूँ और समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी भी वजह से सामने वाले की गाड़ी से हमारी या पीछे वाले की गाड़ी से हमारी गाड़ी पे नुकसान हो जाता है, तो जितने का नुकसान होता है सामने वाले पर्सन को वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइक वगैरह के डैमेजेस जो हो गए, स्कूटी के डैमेजेस हो गए, कार के डैमेजेस हो गए, दैट इज ऑल। इसके बाद होता है एग्रीवेटेड डैमेजेस। एग्रीवेटेड डैमेजेस में क्या होता है
कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा हार्म होता है, एक्स्ट्रा हार्म होता है, प्लेंटिफ की वजह से हार्म होता है, जिसे सिर्फ कंपनसेटरी डैमेजेस से नहीं किया जा सकता। कंपनसेटरी डैमेजेस मतलब तुमने जितना लॉस करा सिर्फ तुम उतना पे करोगे। तो इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ को डैमेजेस के अलावा भी बहुत सारे प्रिकॉशनर जो लॉसेज होते हैं वो भी होते हैं। जैसे कि उसको मान लो उसने कोई ऐसा फॉल्स क्लेम कर दिया जिससे उसकी रेपुटेशन को हानि पहुंच गई, यानी कि उसमें जो है उसकी रेपुटेशन, उसमें लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड दोनों तरह के डैमेजेस हो गए उसको। तो यहाँ पे दोनों तरह के कंपनसेशन की नीड हो गई, तो उसकी रेपुटेशन पर आपने वो करा कि उसकी बदनामी हो गई। तो इस तरह के जो होते हैं लॉसेस वो एग्रीवेटेड डैमेजेस के थ्रू कवर किए जाते हैं। इसके बाद है प्यूनिटिव डैमेजेस। प्यूनिटिव डैमेजेस में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है उसको पनिशमेंट दी जाती है उसके एक्ट के लिए, ठीक है। एक कोई पर्सन है वो कोई गलत तरह से एक्ट करता है, यानी कि मान लीजिए सामने वाले पर्सन की वो फेक कोई एडवर्टीजमेंट बना के कर रहा है, तो प्लेंटिफ ऐसे केसेस में क्या कर सकता है कि कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकता है कि उसकी इससे छवि खराब हुई है, उससे इसकी रेपुटेशन खराब हुई है। नेक्स्ट जो चीज़ है जनरल एंड स्पेसिफिक डैमेजेस। जनरल एंड स्पेसिफिक डैमेजेस बहुत ही ये क्लियर किस तरह से हैं कि इसमें जो डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट होता है उसको देखा जाता है कि डिफेंडेंट ने कितने मार्जिन में रॉन्गफुल एक्ट किया है और प्लेंटिफ ने कितने मार्जिन में जो है एक्ट को सफ़र किया है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये जनरली डैमेजेस हैं तो टोटल जो एक्चुअल लॉस हो रहा है फिजिकल पेन का, ठीक है, फिजिकल बॉडीली पेन का कि जो दिखाई दे रहा है उसके लिए वो जनरली पे कर देगा। बट कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहे, कि बाद में उनमें खर्चा लगता है, जैसे कि वो स्पेसिफिक डैमेजेस होते हैं। जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में तो आपको जो पेन हो रहा है, ठीक है, जो पेन हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे आपको कुछ अलग से मेडिकल लॉसेज हो गए, आपको वर्क एम्प्लॉयमेंट लॉस हो गया। इस तरह के जो लॉसेज होते हैं वो आपके स्पेसिफिक डैमेजेस में आते हैं। तो ये हमारा जनरल जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हम देखें, अब हम शुरू करेंगे और इसके साथ हम टॉर्ट या इंटरनेशनल लॉ स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।